नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आप सबको वेलकम करता हूं। आज का यह मुकदमा फिर सुप्रीम कोर्ट से। यह मुकदमा शुरू तो सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, बट जो भाग्य का फैसला होने वाला है वह लाखों की संख्या में करीबन 30 से 50 लाख लोगों को प्रभावित करने वाला है। महाराष्ट्र के सपने की नगरी मुंबई, नासिक, पुणे और सांगली और कई अन्य नगरों को, कोल्हापुर इत्यादि 30 से 50 लाख लोग इस फैसले से सड़क पे आने वाले। जी हां, महाराष्ट्र का जो पूरा रियल एस्टेट बाजार है वह उथल पुथल के दौर से गुजरने वाला है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस, रेंटल्स कहां जाएंगे कहना कुछ मुश्किल है। एक तरफ यह फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेज बेंच के सामने सुना जा रहा होगा। इधर महाराष्ट्र के खास करके नवी मुंबई इलाके से जो खबरें आ रही हैं, वहां पर ताबड़तोड़ इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कोर्ट के प्रहार हो रहे हैं। हजारों और लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। उनको 6 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 महीने का टाइम दिया गया है कि वह उन इलीगल कंस्ट्रक्शन को खाली कर दें। वहाँ के लोकल अथॉरिटी को कोर्ट ने सभी तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म करने का आदेश दिया है। फिलहाल राहत की सांस यह है कि नवी मुंबई के कमिश्नर ने यह कहते हुए छूट ले ली है कोर्ट से कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और ऐसी हालतों में इन बिल्डिंगों को डिमोलिश करना, इन बिल्डिंगों को तोड़ना, लोगों को बेघर करना संभव नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उनके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट को इफेक्ट करेगा और चुनाव के स्मूथ फंक्शनिंग में बाधा डालेगा। तो एक तरफ नवी मुंबई का इलाका इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर डिस्टर्ब है, प्रॉपर्टी बाजार में भारी उथल पुथल है, और दूसरी तरफ जिस निर्णय की बात मैं कर रहा हूं, अगर यह आ गया तो पता नहीं क्या होगा। हमेशा कोर्ट में मुकदमे 2 पक्षों के बीच में होते हैं। एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, लेकिन कोई भी हारे कोई भी जीते, अगर वह सिस्टम पूरे समाज को प्रभावित करता है, पूरे शहर को प्रभावित करता है, तो उसका परिणाम बाजार के प्रॉपर्टी प्राइस पे और अन्य तरह के बिजनेस पे पड़ना स्वाभाविक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में प्रचलित पगड़ी सिस्टम की। जब मैंने एडवर्स पोजीशन पे एक वीडियो बनाया प्रतिकूल कब्जा कानून पर, जिसको 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया अपने ही कानून को, और किराएदारों को यह हक दिया कि अगर 12 साल तक वो प्रॉपर्टी पे काबिज हैं तो वो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए एडवर्स पोजीशन कानून के तहत, प्रतिकूल दावे के तहत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो आप में से कई सुधी जनों ने, कई सुधी व्यूअर्स ने मुझे यह कहा कि मैं पगड़ी सिस्टम पे इस कानून का इंटरप्ले क्या होगा और इस पगड़ी सिस्टम पे भी कुछ वीडियो लेकर आऊं। तो उसी के तहत आज का यह मुकदमा है महाराष्ट्र का पगड़ी सिस्टम। देखिए इसका इंटरप्ले क्या होगा, इस पर तो अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यही वीडियो लंबा होने वाला है। फिर आप कमेंट में मत लिखिएगा वकील साहब आप वीडियो लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम चलते हैं। तो देखिए ये एक पगड़ी सिस्टम है। यह वैसे ही किरायानामा की तरह ही सिस्टम होता है। देश में बहुत सालों से यह प्रचलित है।
लोग इस पर प्रॉपर्टी लेते हैं, देते हैं। जैसे कि आप रेंट एग्रीमेंट के तहत, किराएनामे के तहत प्रॉपर्टी लेते और देते हैं। और जहाँ तक इसके कानूनी वैधता का प्रश्न है तो यह लीगलाइज्ड है, यह वैलिड है अंडर सेक्शन 56 ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत भी यह वैलिड सिस्टम है और दुनिया ऐसे चल रही है। अब आप कहेंगे अचानक वकील साहब इसमें क्या उबाल आ गया? आप कह रहे हैं 30 से 50 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और सड़कों पर आने हैं। हाँ जी, ये बवाल ऐसा आ गया कि मुंबई के मालिकों ने, जी हाँ, मुंबई के मालिक एसोसिएशन ने जिनकी प्रॉपर्टी पगड़ी सिस्टम के तहत किराए पर बरसों पहले दी गई है, उन्होंने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट को और इस पगड़ी एक्ट को चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में 9 जज बेंचेस की सुनवाई होने जा रही है। अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? वह यह है, इसमें दिक्कत वाली बात कि इसमें जो प्रमुख भूमिका है वह है महाराष्ट्र राज्य सरकार की, क्योंकि इस मुकदमा में जो मेन पार्टी है, मुकदमा तो देखिए पगड़ी धारक एसोसिएशन जिन्होंने पगड़ी देकर प्रॉपर्टी लिया है और मालिक एसोसिएशन जिनका मकान है, जिनका स्वामित्व है, उनके बीच है। लेकिन इसमें जो मुख्य पार्टी है, जो मेन पार्टी है, वह है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज किया गया है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट को, जो एक्ट राज्य सरकार का है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया, नलीफाई कर दिया, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होगा कि इन पगड़ी धारकों को बरसों से बनाए हुए इस प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, या फिर मालिक के अनुसार नए मार्केट रेंट से उनको रेंट देना पड़ेगा। तो जी हाँ जनाब, इस सिलसिले में पगड़ी धारक एसोसिएशन के लोगों की एक मीटिंग महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नावेरकर जी से हुई। जस्ट इस कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में राहुल नावेरकर जी ने इनको यह वादा किया है कि सरकार आपके पक्ष को बड़ी गंभीरता से, बड़ी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रही है, रखेगी, और यह देखा जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट अपने आप में अपने अक्षण्ण रूप से एज इन टोटलिटी बना रहे। लेकिन राहुल नावेरकर साहब का यह कथन, यह स्टेटमेंट, यह एश्योरेंस मेरी जानकारी के अनुसार पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिसंबर 24 या 22 के आसपास अंतिम मोहलत दी थी अपना जवाब दाखिल करने की। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने अपना जवाब इस मसले में दाखिल नहीं किया है। तो राज्य जो मेन इसमें पार्टी है वह गौण है। अब इस स्थिति में यह मुकदमा लड़ा जाएगा स्वामित्व वाले लोग और पगड़ी धारक एसोसिएशन में, और फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच। तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार अपने ही बनाए इस एक्ट को, जिसके तहत पगड़ी सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड है, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती। जब महाराष्ट्र सरकार ही एक्ट को ख़त्म कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट भला क्या करेगा? और ऐसी हालत में लोगों का सड़कों पे आना, लोगों का अपने किराए के मकान से बाहर निकल जाना सुनिश्चित लगता है। जी हाँ, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट तो चैलेंज है ही इस मुकदमे में। जो दूसरा एक्ट चैलेंज है वह है 1986 का महाडा लॉ, जो महाराष्ट्र सरकार को यह ताकत देता है, यह अधिकार देता है कि 1940 से पहले की जो बिल्डिंग सील कर दी गई हैं, रहने योग्य नहीं हैं, इस आधार पर सरकार वहाँ पर वर्तमान किराया के 100 गुना देकर लोगों से बिल्डिंग खाली करवा सकती है। जो मुंबई की जनता है, आज का जो प्रॉपर्टी प्राइस है, उन सब को देखकर
इस कानून से भी उत्तेजित है, परेशान है और उनको ऐसा लगता है कि सरकार यह उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और उनको बहुत कम या ना के बराबर ही कंपनसेशन दिया जा रहा है, क्योंकि किराया फिर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत रेगुलेट होता है, उसके बढ़ने या बढ़ाए जाने की सीमा है, जबकि प्रॉपर्टी का प्राइस मार्केट के तर्ज पर, मार्केट की स्पीड पे, मार्केट की ट्रेंड पे बेतहाशा बढ़ता है। तो ऐसे स्थिति में किराए को आधार बनाकर 100 गुना वर्तमान किराए का देना नाइंसाफ़ी है। लेकिन मामले की गंभीरता और अर्जेंसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का अब तक इस केस में जवाब का दाखिल न किया जाना कुछ और ही कहानी बताता है और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें महाराष्ट्र सरकार को आगे और अपना जवाब देने का मौका देता है या मैटर की सुनवाई बिना महाराष्ट्र सरकार के पक्ष को जाने हुए शुरू कर देता है और जो पगड़ी धारक हैं उनको उनके प्रॉपर्टी से निकाल बाहर करने का आदेश देता है या फिर वो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की वैलिडिटी को कायम रखता है और मकान मालिकों को भारी निराशा लगती है। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि ये जो पगड़ी का सिस्टम स्पेशली महाराष्ट्र में या मुंबई में या नासिक में या सोलापुर, कोल्हापुर जहाँ भी शुरू हुआ, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो व्यवस्था क्या थी किराए पे लेने वालों की और किराए पे देने वालों की। उस समय महाराष्ट्र में जो मुंबई रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 लागू था, उसके तहत अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का क्रय या विक्रय करते हैं, जो टैक्स था सरकार का क्रय और विक्रय पे वो 110% था। जी हाँ, 110%। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिकों को अपना सौदा बेचना, अपनी प्रॉपर्टी बेचना और सरकार को 110% टैक्स देना वाजिब नहीं लगता था, वारा नहीं खाता था, बिजनेस सेंस नहीं था। तो वहाँ एक नई परिपाटी शुरू हुई कि सारा लेन देन कैश में होता था और जो किराएदार था, जो पगड़ी देता था, उसको उस मकान में एक डी फैक्टो ऑनरशिप दी जाती थी। वो ऑनरशिप कानून की नज़र में रिकॉग्नाइज नहीं होती थी, लेकिन हर तरह से उसको कब्जा के माध्यम से बिजली का बिल, पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि वही भरा करता था और सिर्फ कागज़ पर मालिक कोई और रहता था। इस पगड़ी सिस्टम में उसको यह भी राइट था कि यह आगे इस सौदे को बेच सकता है, आगे सबलेट कर सकता है, किराए पर दे सकता है। तो मतलब कहानी ये होती थी कि कागजी मालिक कोई और वास्तविक मालिक कोई और इसको फिर बाद में रिकॉग्निजेशन भी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट से मिल गया। इसमें यह भी होता था कि जब यह प्रॉपर्टी आगे बिकती थी, किसी दूसरों के हाथ प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्सचेंज होती थी पगड़ी धारक द्वारा, तो मालिक को जो उसका कागजी मालिक होता था उस सेल्स वैल्यू का 30 से 40% हिस्सा भी मिलता था। यह सब बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑनरशिप ये महाराष्ट्र प्रॉपर्टी एक्ट आया और वहाँ से एसोसिएशन ऑफ पगड़ी धारक और इधर एसोसिएशन ऑफ ऑनर्स के बीच में विवाद शुरू हुआ। कई मुकदमेबाजी हुई और अंततः यह मुकदमा 1992 से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां 9 जज बेंच अब इस पर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। मैं चलते चलते आपको बता दूं कि यह जो कानून है पगड़ी सिस्टम, यह लीव एंड लाइसेंस अरेंजमेंट जो महाराष्ट्र में प्रचलित है और जिसकी वकालत हम रेंट एग्रीमेंट की जगह अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से करते हैं, उससे भिन्न है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में मार्केट रेट पर रेंट लिया जाता है, प्रॉपर्टी किराए पे ली जाती है, लेकिन पगड़ी सिस्टम में बिकॉज एक रकम या प्रॉपर्टी की उस समय की जो मार्केट वैल्यू थी
उतनी रकम ऑलरेडी ओनर को अदा कर दी गई है, इसलिए उसका किराया बहुत कम होता है और उन लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं है कि मार्केट रेट पर किराया देना संभव होगा या देना चाहिए उनको। और अगर यह पगड़ी सिस्टम नलीफाई होता है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल नलीफाई होता है, तो इसका प्रभाव पूरे मुंबई में बट खास करके एरिया लाइक पालघर, वसई, विरार इत्यादि जगहों पे देखा जा सकता है या देखा जाएगा। सुवारकर पात, बुधावर पात, पुणे के ये दूसरे एरिया हैं जहां इस तरह का सिस्टम भारी डोमिनेंट है, जहां प्रचलित है। साथ के साथ नासिक के शहर कोल्हापुर, सांगली और दूसरे इलाके भी इस कानून से प्रभावित हो सकते हैं। हम लगातार इस मुकदमे पर नज़र बनाए रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई होगी उसकी ताज़ा अपडेट इस कानूनी चैनल में लेकर आएंगे। अब मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही कानूनी एपिसोड के साथ एक अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।